नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आजमगढ़ के सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा कि अधिक कमाई, दुगुनी महंगाई और हर रोज जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पे आह्वान पर आज विधानसभा लखनऊ के सामने प्रदेश में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ गरीबों, किसानों, नौजवानों की आवाज को बुलंद कर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर इन दिनों स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान आज़ादी के दीवानों को याद किया जा रहा है। खास ये है कि इसमें उन्हें भी याद किया जा रहा है जो लगभग इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके हैं। 16 दिसंबर को शहर के जजी के मैदान में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोजन समिति ने बताया कि इस मौके पर 1971 के जंग में शामिल 15 सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से आए स्पेशल बैंड दल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। अमृत महोत्सव के दृष्टिगत निर्धारित पार्किंग स्थल में अमृत महोत्सव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंगलवार को जजी मैदान में तैयारियों के लिए पहुंचे एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बताया कि इस दौरान अतरौलिया, कप्तानगंज, कदरापुर की तरफ से आने वाले बस व छोटे वाहन भंवरनाथ से करतालपुर होते हुए रोडवेज से जजी मैदान के पास पहुंचेगी। इनकी पार्किंग डीएवी जीजीआई शिव मैदान ग्राउंड में पर बने पार्किंग में होगी। इस तरह से लालगंज, गंभीरपुर आने की सराय से कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहन नरौली से होते हुए गिरजाघर चौराहे पर खाली करके डीएवी व जीजीआईसी में उनके वाहन पार्क हो गए। अमृत महोत्सव आयोजन समिति ने क्या कुछ कहा इस मामले में आपको सुनवाते हैं। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। सरकार के भी तंत्र से बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम जगह जगह मनाया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी, अन्य सारे ऐसे सरकारी तंत्र के भी लोगों ने इस अभियान को मनाने में अपनी भूमिका निभाई है। केवल सरकारी तंत्र के इस सिस्टम पे काम करने से, जिनके माध्यम से हमको आज़ादी मिली है, उन ऐसे महापुरुषों को केवल 2-4-10 कार्यक्रम मना के हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण समाज का है, जन जन का है, जन जन की सहभागी होनी चाहिए। आज़ादी मिली तो समाज के किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग को नहीं मिली, आज़ादी सबके लिए थी। ऐसे समाज के कुछ जागरूक लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे समाज के जागरूक लोगों को आगे करके यह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण समाज का, जन जन का अभियान बने, उस दिशा में अपने आजमगढ़ जनपद में, पूरे प्रशासनिक जिले में ऐसे 19 नवंबर से इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूरे प्रशासनिक जिले में ऐसे कुल अलग अलग ब्लॉकों में 14 रथ चलाए गए, जो पूरे 1 महीने तक प्रत्येक गांव में गए। जिन गांव में रथ गया वहां भारत माता की आरती, वंदे मातरम का गायन, और जिन अपने ऐसे महापुरुषों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमको आज़ादी मिली, जिनका योगदान रहा, ऐसे अपने उन महापुरुषों को हमने अपने पुराने इतिहासों के माध्यम से उनको याद किया है। ऐसे 1 महीने तक चलने वाले इस स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन कल यानी 16 दिन अंग्रेजी पुलिस था, वो सब घेर के उनको बंदी बना लिए। उनकी लगभग संख्या 250 की थी और 2 पेड़ थे, उन पेड़ों पर उनको फांसी दे दी गई और ये घोषणा कर दी गई कि इनको अगर कोई उतारेगा, इनके शव को जलाने की व्यवस्था करेगा तो उसके साथ भी यही
कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम जैसे चौरा चौरी घटना हुई, वो स्वराज आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उसमें उस गांव उस क्षेत्र के लोग, चौरा चौरी क्षेत्र के लोग भी उस असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जनता बड़े पैमाने पर जुटी और उग्र हो गई भीड़ और 3 लोग मर गए थे जनता में के। इसके बाद थाने को घेर करके उसमें आग वाग लगा के कैसे क्या हुआ था, ये सब तमाम घटनाएं ऐसी हुई जो अनाम घटनाएं हैं। तो इनको जो अभी आपने चिन्हित किया है, इनको कहीं इतिहास ये ऐसा है कि जो हमारी एक इतिहास संकलन समिति है, पूरा देश का इतिहास लिख रही है और वो करीब 4 व 5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। इतिहास संकलन समिति ये पूरा घूम के, ढूंढ के ये कार्य कर रही है और बाद में जब वो व्यवस्थित हो जाएगा तो एक बृहद इतिहास आएगा जिसमें तमाम वर्तमान समय में जो अनाम हैं, जिनको नहीं लोग जानते हैं, जो आएंगे पटल पर उनका सबका नाम है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और एक खबर आजमगढ़ की थाना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने बैंक में ब्लेड मारकर बैंक से चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके कब्जे से चोरी के 50,000 रुपये भी बरामद किया है। बता दें कि थाना कोतवाली आजमगढ़ पर शिकायत दर्ज कराया गया था कि 5,45,000 रुपया रखकर यूनियन बैंक सिविल लाइन ब्रांच में जमा करने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी मेरे पीछे खड़े लड़के द्वारा मेरे फ़ोन से बात करने का फायदा उठाकर मेरा बैग ब्लेड से काटकर बैग के अंदर रखे रुपयों में से 50,000 की गड्डी निकाल लिया और अन्य रुपये निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी लोगों ने देख लिया। बताया कि पीछे मुड़कर देखा तब तक वो भाग गया। तभी चैनल गेट के पास बैंक ड्यूटी में लगे होमगार्ड और जनता के लोगों द्वारा पकड़कर थाना कोतवाली को सूचित किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धीरेन्द्र श्रीवास्तव अपने पुलिस बल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और नाम पता पूछा गया तो अपना नाम इंदल पुत्र महेंद्र, ग्राम शाहपुर, चितौनी थाना, जलालपुर, अम्बेडकर नगर बताया है। दिनांक 13/12/21 को दीपक गुप्ता 5,45,000 रुपये लेके बैंक जमा कराने गए थे, जहां पर उनके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने ब्लेड से उनके बैग को काट के 50,000 रुपये की गड्डी निकाल ली। किसी आदमी ने उनको बताया कि एक आदमी आपकी गड्डी निकाल के वहां से भाग रहा है। तो जब वो गेट की तरफ जा रहा था तो आवाज़ देने पे वहां पे खड़े होमगार्ड ने उसको पकड़ लिया और जनता की मदद से उसको फिर थाने लाया गया। इसका नाम इंदल है, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। मुकदमा पंजीकृत करके 50,000 रुपये जो उसके द्वारा निकाले थे बरामद कर लिए गए। अयोध्या जनपद में 3 वर्षों से निरंतर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने वाली संस्थान ने इस वर्ष भी सैकड़ों लोगों को ठंड से राहत प्रदान करने के लिए संस्थान द्वारा जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर सर्वे करा करके असहाय एवं निर्धन परिवारों के पात्र लाभों लोगों की सूची बनाकर कंबल प्रदान किया। कंबल वितरण के पश्चात कोरोना काल में समाज सेवा करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया एवं विमान दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त सीडीएस जनरल विपिन रावत को संस्थान के सभी महानुभावों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पधारे ऋषि कुमार मिश्र, कृष्ण कुमार गुप्त, राजेश चौबे, कालिंदी महाराज का सामाजिक सेवा भाव संस्थान के अध्यक्ष शुभम रुद्र तथा संचालक संतोष गुप्ता तथा अन्य पदाधिकारियों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालन तो दूर, लोग फेस मास्क भी नहीं लगा रहे। निर्देश के बाद भी अब तक अस्पतालों में बेड भी कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, जबकि नए वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा RT-PCR जांच में तेजी लाई गई है। वही विदेश से आने वाले लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर 8 दिनों तक होम क्वारंटीन का निर्देश दिया जा रहा है। वही वैक्सीनेशन प्रथम डोज पूरा कर लिया गया है, सेकेंड डोज पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल तथा स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन 2,000 से 3,000 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी सम्मिलित है। आइए सुनाते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। नए वेरिएंट के लिए आप लोग के स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। नए वेरिएंट में हम लोग को जो विदेश से आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर आ रहे हैं, उनको लिस्ट हमको जिले से प्राप्त हो रही है। उनके घर पे जा कर के हम उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हमारे RRT टीम द्वारा की जा रही है
और उनका सैंपल भी RT-PCR हम ले रहे हैं। 8 दिन की होम क्वारंटाइन का निर्देश भी दे रहे हैं उनको। आपके अस्पताल में क्या कर रहे हैं लोग के लिए, जांच के लिए? हाँ, RT-PCR फोकस सैंपलिंग आ गया है, उसका कैलेंडर, उसके हिसाब से फोकस सैंपलिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी OPD में जो सर्दी जुकाम के इस तरह के लक्षण के मरीज हैं उनकी भी सैंपलिंग बढ़ा दी है। लगभग कितने लोग की डेली सैंपलिंग जा रही है कुछ? आजकल हम लोग 50-60 के प्रतिदिन कर ले रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सर कितना लग रहा है? वैक्सीनेशन हमारा फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट ठीक कंप्लीट कर लिए हैं। सेकेंड डोज पे हमारा जोर है। 2000 से 3000 के बीच प्रतिदिन हम इसको लक्ष्य लगा रहे हैं, गांव से लेकर यहाँ तक। डोर भी जा रहे हैं? हाँ, स्प्लिट बूथ है और डोर टू डोर भी घर घर सर्वे कर रही हैं आशाएं, उसके साथ ही अन्नम भी जाकर टीका लगा रही हैं। आजमगढ़ के बूढ़नपुर नगर पंचायत द्वारा तहसील परिसर में लगी सोलर लाइट कई माह से शोपीस बनी हुई है, जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। शाम होते ही परिसर में अंधेरा हो जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन अभी तक लाखों की लागत से लगी इस सोलर लाइट की मरम्मत नहीं की गई। तहसील परिसर में लगी सोलर लाइट काफ़ी दिनों से शोपीस बना पड़ा है। 8 महीनों के बाद के बीच 8 बार शिकायत की गई। शिकायत पर लिखी टोल फ्री नंबर पर भी की गई। प्रत्येक बार आश्वासन दिया जाता है कि जल्द से जल्द बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना। प्रकाश की उपयोगिता देखते हुए कई बार प्रयास किया गया, जिसकी अनुमानित लागत करीब 1,18,000 है, जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। मामले में क्या कुछ कहा आशुलिपिक अनुपम सिंह ने, सुनिए। परिचय दीजिए भैया। अनुपम सिंह मेरा नाम है। मैं तहसील बूढ़नपुर नायब नाजिर और आशुलिपिक पद पे कार्यरत हूँ। ये सोलर लाइट लगा हुआ है, कभी जलता नहीं है, इसके बारे में बता दीजिए। शोपीस बना हुआ है। ये तो काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। इसके लिए मैंने कम से कम 8 महीनों के बीच में मैंने 7 से 8 बार किया है कंप्लेन टोल फ्री नंबर पे। हर बार मुझे आश्वासन दिया जाता है कि ये जल्द से जल्द बन जाएगा, लेकिन ये बना नहीं आज तक। ये काफ़ी बार मैंने प्रयास किया कि ये बन जाए और यहाँ पे प्रकाश हो। लागत कितनी लगी होगी इसकी? तकरीबन 1,18,000 के आसपास का इसका अनुमानित लागत है, जिस पे ये बना हुआ है, और काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है ये। काफ़ी दिनों कंप्लेंट करने के बाद भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आया। 8 बार कर चुका हूँ 8 महीने के अंदर में। मैं हर महीने करता हूँ इसके लिए, लेकिन ये हो नहीं पाया अभी तक। आजमगढ़ जनपद में 1 दर्जन से अधिक लूट, छिनैती, चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर जनता में भय उत्पन्न करने वाले 2 शातिर अपराधियों को थाना जहानागंज पुलिस ने SP अनुराग आर्य के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लगातार घटित घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा स्वयं की निगरानी में अनावरण हेतु टीमें गठित कर अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। और आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के आदेश के अनुपालन में विगत कुछ माह पूर्व थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 14 दिसंबर को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज गजानंद चौबे को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मुसरौटी बनवासी टोला के बगल में स्थित पकड़िया बबूल के जंगल में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग चोरी के वाहनों के साथ मौजूद हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और मुखबिर की इसी सूचना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहे हैं। पिछले कई दशकों से अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में जाती रही और बीएसपी के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व मंत्री रामाचल राजभर इस विधानसभा सीट से अपनी ताकत का एहसास कराते रहे। और इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामाचल राजभर को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वही 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो के निर्देशानुसार आज बसपा के पूर्वांचल क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान जोनल कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने बीएसपी के नए प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रकाश वर्मा के नाम की घोषणा कर दिया। जहां अभी किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का चयन नहीं कर सकी है, वही बीएसपी ने सभी पार्टियों को पीछे ढकेलते हुए कई कदम आगे है। पार्टी ने पूर्व बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा को कुछ दिन पहले बीएसपी में शामिल कराकर आज उन्हें अकबरपुर विधानसभा से बीएसपी का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। जोनल कोऑर्डिनेटर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद लोकसभा राज्यसभा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर अम्बेडकर नगर जिले की सबसे पहले हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र आलापुर से श्रीमती केडी गौतम जी को प्रभारी प्रत्याशी बनाया। इसके बाद हम लोगों ने आदरणीय बहन जी के निर्देश पर
जलालपुर विधानसभा क्षेत्र का डॉक्टर राजेश सिंह जी को उम्मीदवार बनाने का काम किया और आज फिर सुबह सुबह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी को अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा विगत वर्षों के चुनाव में किया करती रही। अब की बार भी हम लोग सभी पार्टियों से आगे बढ़ कर के अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए हैं। 2 विधानसभा कटेहरी और टांडा के प्रत्याशियों का चयन बहुत जल्दी करके बहुत जल्दी ही उनके नामों की घोषणा कर देंगे, जिसमें आप सबको हम अवगत कराने का काम करेंगे। दलितों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय विशाल महारैली का आगामी 19 दिसंबर को सगड़ी तहसील अंतर्गत जैरपुर क्षेत्र के नाथोपुर ग्राम में स्थित शहीद राम समूज यादव स्मारक स्थल पर आयोजन होना है। इस बात की जानकारी देते हुए बहुजन मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 19 दिसंबर को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के मंडल स्तरीय महारैली का आयोजन होना है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वहीं से 2022 के चुनाव की रणनीति भी बनाई जाएगी। पूरा परिचय। मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। कैसा कार्यक्रम आपका 19 तारीख को आयोजित होगा? 19 दिसंबर को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आ रहे हैं। क्या है मामला, पूरा बताइए, उद्देश्य क्या? मामला यह है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नाम रखने का मतलब है कि कम से कम 25 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ये जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है और बड़े पैमाने पर हम आने वाले 2022 के चुनाव में भाजपा के विरोध में हम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों से? हमें कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंडल स्तरीय रैली में जो आजान शहीद राम समूज स्मारक पार्क है जो सगड़ी विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ ज़्यादा लोग पहुँचे और परिवर्तन मोर्चा जो है कि हमारे 90% जो बहुजन समाज के मूल निवासी समाज के जो वंचित हैं उनको संख्या के अनुपात में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और शिक्षा के निजीकरण को रोक करके सरकारी संस्था में अपने भारत के मूल निवासियों को वहाँ एंट्री दिलवा करके उच्च से उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। आप पूरे मंडल स्तर के आजमगढ़, बलिया, मऊ के लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आजान शहीद राम समूज स्मारक पार्क में आकर के रैली को सफल बनावें। आजमगढ़ में गौड़ जनजाति संघर्ष समिति आजमगढ़ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए सदर तहसील पहुंचे और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि गौड़ जनजाति संघर्ष समिति आजमगढ़ तहसील सदर को कई बार मांग पत्र विभिन्न माह और दिनांक को सौंपा गया, लेकिन सदर तहसीलदार द्वारा गौड़ जनजाति का उत्पन्न बदस्तूर जारी है और बार बार जांच के नाम पर गौड़ समाज को गुमराह किया जाता है। गौड़ जनजाति के संयोजक शत्रुघ्न प्रसाद गौड़ ने कहा कि सदर तहसीलदार को जब भी गौड़ जाति की समस्या से अवगत कराया जाता है तो कहते हैं कि माह के अंदर आपकी जांच करा लिया जाएगा। जांच उपरांत गौड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी होगा, लेकिन कई माह पहले जिलाधिकारी सभागार में गौड़ जाति प्रतिनिधि, जिलाधिकारी और समस्त तहसीलदार की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जिलाधिकारी ने सभागार में ही समस्त तहसीलदारों को आदेश दिया कि गौड़ जाति की उपजाति के आधार पर आप लोग प्रमाण पत्र जारी करें। मैं सुभाष प्रसाद गौड़, गौड़ संघर्ष समिति का संरक्षक
हमें अधिकार मिला कहाँ? ये तो हमें जांच कमेटी देखिए, आ रहे हैं। हम लोग इस तहसील पे बराबर आते रहे और तहसीलदार महोदय इसके पहले हम लोगों को तालू मिक्सचर पिलाते रहे, लेकिन आज तहसीलदार महोदय की बोली और भाषा चेंज हो गई है और उन्होंने ये वादा किया है कि गौड़ जाति को 1 हफ्ते के अंदर 22 तारीख तक हम जांच करके प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो अगले महीने पुनः हम इस तहसील को घेरेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं गौड़ जात को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के सभागार में समस्त तहसीलदारों की बैठक हुई और उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोग गौड़ जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करें, लेकिन यह तहसीलदार महोदय हीला हवाली करते हुए हम लोगों को 2 महीना तक गुमराह किया और आज हमको मजबूरन तहसील को घेरना पड़ा है। और पुनः अगर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं तो गौड़ संघर्ष समिति पुनः यहाँ घेरने का काम करेगी। जय सेवा जय बड़ा देश। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में लूट के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने जनमानस से अपील की। बता दें कि 20 दिसंबर को अहिरौला ब्लॉक के मडना गांव से पदयात्रा निकलेगी। यह पदयात्रा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में लूट, उस लूट के खिलाफ जो किसान हैं जिनके साथ लगातार सरकार अत्याचार कर रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलनरत हुए छात्र बहनें गूंगी बहरी सरकार के आंदोलनरत छात्रों को कुचलने का काम कर रही है। हक की बात करने पर बर्बर लाठीचार्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की सर्व समाज से अपील करते हैं कि जन आक्रोश पर यात्रा में सम्मिलित होकर समाजवादी पार्टी की आवाज बने। आदरणीय श्री राम कौल वर्मा जी के निर्देश पर 20 तारीख को हमारे अहिरौला ब्लॉक के मडना गांव से हमारी पदयात्रा निकलेगी। वो पदयात्रा जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लूट है, उस लूट के खिलाफ जो किसान है जिसके साथ लगातार सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती के लेकर के जो आंदोलनरत हमारे छात्र हैं, हमारी बहनें हैं, जो गूंगी बहरी सरकार पे उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, वो अपने हक की बात कर रहे हैं तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज कर रही है। इस सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाई हो, बेरोजगारी बढ़ाई हो, जिस सरकार में आज बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, ऐसी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ हम 20 तारीख को अहिरौला ब्लॉक के मडना गांव से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारी पदयात्रा मडना से होते हुए अहिरौला बाजार से होते हुए पकड़ी और पकड़ी से होते हुए चांदनी चौक चौराहे पर एक सभा के तौर पर आगे बढ़ने का काम करेगी। हम अहिरौला ब्लॉक के और समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से अपील करते हैं, हम किसान भाइयों से अपील करते हैं, व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं, बेरोजगार छात्र नौजवानों से अपील करते हैं, आइए हम सब मिल करके ऐसी गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक इंकलाब पैदा करें, एक इंकलाबी जुनून पैदा करें। और जो माननीय अखिलेश यादव ने पे विश्वास व्यक्त करते हुए, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक सशक्त भूपक्ष की भूमिका में आकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ इस पदयात्रा में सम्मिलित होकर के जो 2022 में एक बदलाव का शंखनाद आज समाज के हर वर्गों में व्याप्त है, उसको एक गति देने का काम करें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना पवई का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर, जन सुनवाई रजिस्टर, पारपत्र रजिस्टर, चरित्र सत्यापन आदि अभिलेख को चेक किया गया। संपूर्ण थाना परिसर में भ्रमण कर थाना परिसर में खड़ी लावारिस गाड़ियों का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें दिनांक 27/11/2021 से खड़ी लावारिस बोलेरो और अन्य लावारिस गाड़ियों के तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ निर्माणाधीन बैरक अधिकारी कर्मचारीगण की आवास, थाना कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया। जनसुनवाई रजिस्टर के सही रख रखाव एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के समय ससमय निस्तारण हेतु महिला
कांस्टेबल दीपा चौहान को 500 रुपये नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 49 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। खबर आजमगढ़ से है, तस्वीरें आपके सामने है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनसुनवाई के दौरान कुल 49 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को यह सख्त हिदायत दी है कि मौके पर जाकर मामले का निस्तारण करें। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज नेहरू हॉल के सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट को आगामी विधानसभा निर्वाचन की दृष्टिगत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देश देते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि सभी वोटर निर्भीक होकर मतदान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर तत्काल भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को विशेष प्राथमिकता हेतु सभी मतदान केंद्रों पर रैंप का निर्माण करा लिया जाए। मतदान केंद्रों के संपर्क में मार्गों के मरम्मत अनुरक्षण को समय से सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टियों के रुकने खाने पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केबल एवं खंभों को समय से मरम्मत लगवा लिया जाए। नीट एंड क्लीन चाहिए कि मतलब आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए चुनाव, मैं पिछले पंचायत चुनाव में बात कही थी, चुनाव में फोर्स तो आपकी मदद करने के लिए होती है। चुनाव में पीठासीन अधिकारी, आपकी ईवीएम, ठीक है, और सेक्टर मजिस्ट्रेट, ये तीन चीज ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चुनाव हो जाता है जैसे तैसे, बाकी सब आपकी मदद करने के लिए कोई समस्या है। आप मजिस्ट्रेट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई पद है निर्वाचन कराने के लिए तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट का है। सेक्टर ऑफिसर भी कह सकते हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो, और उनके सुपरवाइजर जोनल ऑफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट्स का है। और जितना आप अभी से मेहनत कर लेंगे उतना आपको चुनाव के दिन और काउंटिंग के टाइम कम समस्या आएगी। अगर आप अभी कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उस दिन इतना भागना पड़ेगा और बवाल आपके हो जाएगा। यही बात मैंने पंचायत में की थी। पंचायत होती है, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, सी विजिल ऐप्स हो गई आपकी, बाकी बीएलओ को मॉनिटरिंग की ऐप होती है, बाकी शिकायत के बहुत सारे जरिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिला के। सी विजिल ऐप तो ऐसा आया है जिसमें कि अगर चुनाव के टाइम पे आचार संहिता लगने के बाद कोई शिकायत आती है तो विद इन 1 आवर उसका डिस्पोजल करके रिपोर्ट में देनी है। तो आपको जैसी आचार संहिता आपकी लगेगी, चुनाव डिक्लेयर होंगे, तो उतना एक्टिव भी होना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जांच करके रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी से एक्टिव होके वहां के लोगों से बातचीत करना, एक एक बस्ती आप घूम आएंगे तो बहुत ज्यादा आपके गांव में जो भी चलती है, लेखपाल हो गया, सचिव हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, रोजगार सेवक हो गया, कोटेदार हो गया, प्रधान हो गया, पूर्व प्रधान हो गया, आंगनबाड़ी हो गई, आशा हो गई, किसान सहायक हो गया, इतने आप कम से कम 10 से 12 लोग आपके हर ग्राम पंचायत में हैं जो कि जिनके नंबर आपके पास होने चाहिए। सकड़ी तहसील क्षेत्र के श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारे के छात्रों ने आज लगभग 11 बजे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जैनपुर बिलरियागंज मार्ग स्थित गेट के सामने चक्का जाम कर दिया और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कैलाशनाथ गुप्ता का पुतला फूंककर विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि हम लोगों की मांगे जब तक मानी नहीं जाती हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं प्राचार्य डॉक्टर कैलाशनाथ गुप्ता ने बताया कि जहां मैंने पठन पाठन कार्य को बेहतर करने के लिए सभी शिक्षकों को पहले ही हिदायतें रखी, इसके अलावा महाविद्यालय परिसर में अराजक तत्व न आने पाए, इसके लिए हमने सभी छात्र छात्राओं को ड्रेस अनिवार्य कर दिया है। रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो यूनिवर्सिटी जैसा निर्देश देगी उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। मैं छात्र नेता कुंदर सिंह श्री गांधी पीजी कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों को ड्रेस के लिए और छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने के लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है और जब तक प्राचार्य कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा। ये कब तक चलेगा? कितने दिनों से मांग है? 2 दिनों से मांग हुई थी प्रिंसिपल को कि लड़के सब विदाउट ड्रेस पे, बहुत लड़के के पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल डेली सिग्नेचर करवा रहे हैं और ड्रेस में अलाउ कर रहे हैं, नहीं बिना विदाउट ड्रेस की एंट्री नहीं है। ड्रेस कहाँ पे लगता है? किसी भी कॉलेज में तो ड्रेस नहीं लगता है, यहाँ पे ड्रेस अलाउ कर रहे हैं और यहाँ पे छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये?
जब तक वो चुनाव की तिथि क्लियर नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा। सर, क्या छात्रों की समस्या है, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बाहरी तत्व भी बिना यूनिफॉर्म के चले आते थे, तो उनको रोकने के लिए मैंने यूनिफॉर्म का नियम कंपलसरी कर दिया कि यूनिफॉर्म पहनना तो आइए, अदरवाइज़ ना आइए। इन्होंने एजिटेट किया अपने आप को। एजिटेशन इनका था आज परसों ही था, आज 13 तारीख को 13 तारीख को एजिटेट करते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहा जिसके पास 2-4 लोग ना हो पैसे, हम पैसे देते हैं, बनवा लो। साहब तुरंत नहीं बनेगा। हमने कहा देखो इसका मैंने छात्र नेताओं को बुला के बातें की, 5-6 जो भी उनके प्रतिनिधि आए, मैंने सीधे कहा कि भाई ऐसा है कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियाँ आती हैं, मेरे घर की बच्ची नहीं आ रही है कि मैं बाहर का हूँ। अब ऐसी दशा में ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे और पाले सुरक्षित रहें। सुरक्षा के कारण मैंने कहा भाई रजिस्टर पे आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस काम से आए हैं, कहाँ जाना है, इसका पूरा डिटेल भर के अपना हस्ताक्षर करें। अब इन लोगों का कहना कि साहब हम वो भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सीधी बात ही हमारे विद्यालय के छात्र हो ही नहीं सकते। भाई अगर वो सारे नियमों को डिसओबे करना ही छात्र होना, तो भाई मेरे बस की बात नहीं होगी तब। अब उसमें भरने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, पेन लेके आते हैं, कापी मैं देता हूँ, खाली खड़े होकर अपना नाम लिखना। नाम लिखने में परेशानी, तो उसका सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल पाऊँगा। और बाहरी लोगों को तो मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा, आज नहीं कल नहीं परसों, कुछ भी वो करते रहें। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्ज होगा, क्योंकि वो पढ़ाई करने नहीं आते हैं, केवल यहाँ मारपीट या और सारे अन्य उपागम करते रहते हैं, जिससे महाविद्यालय परिवार की छवि धूमिल होती है। तो महाविद्यालय ये सिरमौर है, माल्टारी का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का, जिस 1968 में ये खुला था। 1968 में जिस समय जिस व्यक्ति ने इसकी परिकल्पना की थी, वो चाहता तो अपनी बिल्डिंगें बनवा के बहुत कुछ कमा सकता था। उसने अपनी बिल्डिंगें नहीं बनवाई, उसने संस्था को निर्मित किया ताकि लोग पढ़ सकें, और उस पढ़ाई को डिस्टर्ब कोई करेगा तो बीइंग प्राचार्य मैं कहीं पे छोड़ूंगा नहीं उसको। बलरामपुर जनपद में राप्ती, खरझार, धोबैनिया, भाबर सहित दर्जनों पहाड़ी नदियां जनपद की सीमाओं से होकर गुजरती है, जिनमें सफ़ेद सोना यानी कि अच्छे क्वालिटी के बालू का अपार भंडार पाया जाता है। पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से सोने रूपी इस बालू का अवैध खनन कर जनपद के बालू माफिया मालामाल होते हुए सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान पहुंचाने के साथ साथ प्राकृतिक दृष्टि से आम जनमानस के लिए गंभीर संकट भी पैदा करते रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलने पर मजबूर रहा करती है। रात दिन हो रहे इस अवैध खनन को लेकर नाले के करीब रहने वाले गांव के ग्रामीण जब हद से ज़्यादा शोर शराबा करने लगते हैं तो चोर चोर मौसरे भाई वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जिम्मेदार अधिकारी कभी कभार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हुए इन ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास जरूर करते हैं। इसी कड़ी में खनन अधिकारी अभय रंजन सिंह तथा थाना हरैया, पचपेड़वा, महाराजगंज, तराई और ललिया की पुलिस टीम मिलकर बीते एक सप्ताह के अंदर 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्राली और एक जेसीबी मशीन को अवैध खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़कर सीज कर दिया है। कितने वाहन सीज किए गए हैं? अभी तक जनपद में कुल 4 थानों में करीबन 12 गाड़ी सीज की गई है, जिसमें महाराजगंज में 1 ट्रैक्टर ट्राली बालू का सीज किया गया है और पचपेड़वा में 1 जेसीबी अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई थी और ललिया में 3 ट्राली हैं ट्रैक्टर ट्राली और हरैया में आज रात को 2 बजे के लगभग 7 ट्रैक्टर ट्राली नाले में खरझार नाले में पकड़ी गई, जिन्हें थाना हरैया में सीज किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये जो अभियान चल रहा है कितने दिनों तक चलेगा? ये भी लगातार जब तक कि कंट्रोल न हो जाए अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध तब तक लगातार कार्रवाई चलती रहेगी।